नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारे भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। और राजस्थान के इतिहास में आज 7वीं नंबर क्लास और इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज की आज 39वीं नंबर क्लास है, जिसके अंदर राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागृति, इसके अलावा राजस्थान कल्चर का टॉपिक है, राजस्थान की कला, वास्तुकला और पेंटिंग से संबंधित। आज की क्लास के साथ ही राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज क्लास हैं वो सातों क्लास समाप्त हो जाएगी। कल की क्लास में हम कंप्लीट राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित एक मेजर क्लास करेंगे। तो जिन्होंने आज की इस क्लास के सहित सातों राजस्थान की क्लासें लगा ली है, वो कल कल की जो 40 नंबर क्लास होगी वो राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति की मेजर क्लास भी अवश्य लगाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि कंसुआ कासिम मंदिर, जो शिव के लकुलिस स्वरूप को समर्पित है, का निर्माण किस सूत्रधार की देखरेख में हुआ था? तो कंसुआ काशी का जो मंदिर है, जो शिव के लकुलिस स्वरूप को समर्पित है, इस मंदिर का जो निर्माण है यह ननक की देखरेख में हुआ था। कंसुआ का शिव मंदिर जो कोटा में है, इसकी दीवार पर कुटलिक कुटालिक्ष्रा लिपि लिखी है। 8वीं शताब्दी 738 ईस्वी के लगभग का शिवगण मौर्य का शिलालेख है, जिसमें इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। यह मंदिर कण्व ऋषि का आश्रय स्थल था। इस गुप्तकालीन शिव मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के 20 से 25 फीट भीतर स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। यह एक ऐसा शिवलिंग भी है जो 1008 मुखी है। मंदिर में भैरव का आदमकद मूर्ति भी विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर का जगदीश मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस के नजदीक पिछोला झील के किनारे करवाया था। मंदिर में भगवान जगदीश की काले पत्थर की निर्मित 60 इंच यानी कि 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मंदिर के शिल्पकार अर्जुन भाणा तथा मुकुंद है। इस मंदिर को सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ननंद बोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? तो ननंद बोजाई का जो कुआं है, यह कुआं है तवनगढ़ के दुर्ग में स्थित है। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ जो तिमनगढ़ करौली में स्थित है। इस किले का निर्माण बयाने के राजा त्रिभुवन पाल द्वारा 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। इसके दो प्रवेश द्वार जगनपोल व सूर्यपोल है। यहाँ ननंद बोजाई का कुआं बना हुआ है। यह किला त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में मोकल मंदिर के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ में मोकल मंदिर के नाम से जो जाना जाता है वह समदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मालवा के पराक्रमी परमार नरेश राजा भोज ने 1011 से 55 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसकी पुष्टि मंदिर में स्थापित 1150 ईस्वी के कुमारपाल के शिलालेख से होती है। एक अन्य शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है, से ज्ञात होता है कि महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां एक ही पत्थर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमाएं बनी है। यह मंदिर मारू गुर्जर शैली में निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बेसरी नामक जो आभूषण है यह नाक में पहना जाता है। प्रमुख आभूषण, सबसे पहले अगर हम बात करें सिर के आभूषण, तो सिर के आभूषण में शीशफुल, रखड़ी या राखड़ी, बोर, टीकड़ा और मेमद। इसके बाद दूसरे नंबर पर है माथा या मस्तक के आभूषण, जिसमें बोरला, टीका, मांग टीका, दामिनी, सांकली, फिणी, टिड्डी फड़को और बिंदी। इसके पश्चात जो आते हैं वो आते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण के अंदर बेसरी या बसेरी, नथ, चोप, लौंग, चुन्नी, लटकन, वारी और नथ। नाक के आभूषण के पश्चात आते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण में झुमका, टॉप्स, कर्णफुल, सूलिया, बुचारिया, टोटी, पाटी सूलिया, बाड़ी, ओगनिया, मोर फवर, मुर्की। दांत के आभूषण, दांत के आभूषण में रखन और चूप होते हैं। गले के आभूषण, गले के अगर मुख्यतः आभूषण देखे जाए तो गले के प्रमुख आभूषणों में झालर, कंठी, मटर माला, ठुसी, मोहरन,
चप्पाकली, हालरो, हंसली, पचलड़ी, तिमणिया, तुलसी, पोत, मोहनमाला, चंदनहार, मादरिया, बंजटी, मंडली, हंसहार, हमलो, खुंगाड़ी, बल्लेवड़ा, हंकर, सरी और कंठमाला प्रमुख जो गले के आभूषण है। गले के आभूषण के पश्चात कलाई या हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषणों में गजरा, गोखरू, चूड़िया, चूड़ा, हथफुल, बंगड़ी, पूंछियो, पाटला, कंगन, छल्ला, कड़ा, कंकण और भोकड़ी है। हाथ के आभूषणों के पश्चात अंगुली के आभूषण। अंगुली के आभूषणों में दामड़ा, हथपान, छड़ा, बिंदिया, अंगूठी, बिंटी, मुंदरी, कुंडक, नथड़ी या भंवरकड़ी, ये जो अंगुली के प्रमुख आभूषण है। अंगुली के आभूषण के पश्चात बाजू के प्रमुख आभूषण। बाजू के प्रमुख आभूषणों में बाजू, बाजूबंद, भुजबंद, भुजबंद के अलावा अनत, तख्ता, बट्टा, हारपान और आरत और टड्डा। बाजू के आभूषण के बाद कमर के आभूषणों में कंडोर या कंदोरा, तागड़ी, करथनी, कणकती, शटका या लहंगे के नेफे में अटकाकर लटकाया जाने वाला आभूषण है। इसके पश्चात पैर के आभूषण। पैर के आभूषणों में कड़ा, नवली, आंवला, पांजेब, पायल, हिरणामेन, लक्षणे, टणका, नूपुर, बिछुड़ी, बिछिया, फोलरी, जोधपुरी जोड़, घुंघरू, झांझरिया और रमजोड़ जो प्रमुख पैर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई थी? तो राजस्थान में कन्या वध पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी, यह रोक लगाई गई थी कोटा रियासत के अंदर। राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित होने के बाद हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। कन्या वध को विल्किंसन के प्रभाव से ही सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में कोटा के राजा राम सिंह के द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजस्थान में कन्या वध का एक प्रमुख कारण त्याग प्रथा का भी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्याग प्रथा पर रोक जोधपुर के शासक मानसिंह के द्वारा कब लगाई गई थी? तो राजस्थान में त्याग प्रथा जो इस पर रोक जोधपुर के शासक मानसिंह ने लगाई थी और यह लगाई थी 1841 ईस्वी में। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम सन 1841 में गैर कानूनी घोषित करने वाला जोधपुर मारवाड़ रियासत का पहला का महाराजा मानसिंह था। मेवाड़ में त्याग प्रथा को राणा फतेह सिंह द्वारा सन 1889 में अवैध घोषित किया गया। मेवाड़ में त्याग प्रथा को समाप्त करने हेतु वोल्टरकृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष तत्कालीन राजस्थान के एजीजी वोल्टरकृत को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में डाकन प्रथा पर रोक सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में लगाई गई थी। उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो राजस्थान में जो डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई थी, यह सबसे पहले मेवाड़ रियासत में लगाई थी और इस समय मेवाड़ रियासत के जो शासक थे वह शासक थे स्वरूप सिंह। 2 नंबर ऑप्शन। खेरवाड़ा उदयपुर में राणा स्वरूप सिंह मेवाड़ भील कोर के अधिकारी जैसी ब्रुक के प्रयासों से सन 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। मेवाड़ भील कोर की स्थापना सन 1841 में मेवाड़ के राणा सरदार सिंह के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया था? तो कौन सी रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया था? तो यह क्या था? अलवर रियासत ने। राजस्थान में वोल्टरकृत एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1855 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया। 20वीं सदी में हरविलास शारदा अजमेर ने सन 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित किया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शारदा एक्ट अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से समस्त देश में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में आन प्रथा पर कब रोक लगाई? तो आन प्रथा पर मेवाड़ में जो रोक लगाई थी, यह रोक लगाई थी 1863 ईस्वी में। यह स्वामी भक्ति की शपथ थी। पूर्व में यह आवश्यक राजा का प्रशासन चलाने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट होता था। 23 दिसंबर 1863 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आन प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मेरठ षड्यंत्र केस में शौकत अली तथा काकोरी ट्रेन डकैती के अशफाक उल्ला को शरण दी थी? तो राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस के शौकत अली तथा
काकोरी ट्रेन डकैती के अशफाक उल्लाह को शरण दी थी, तो यह शरण दी थी अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी का परिचय। अर्जुन लाल सेठी जो 9 सितंबर 1880 को जयपुर राजस्थान के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 23 दिसंबर 1941 में हुई थी। इनके अगर उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम है जयपुर जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है वो पुस्तकें हैं पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, शूद्र मुनि। अर्जुनलाल सेठी ने 1902 में इलाहाबाद से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की थी। राम नारायण चौधरी ने अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान राजस्थान का लोकमान्य कहा था। अर्जुनलाल सेठी ने चोमू के जिलाधीश पद को यह कहकर ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने अर्जुनलाल सेठी को भारत मां का सच्चा सपूत तथा राजस्थान का दधीची कहा था। अर्जुनलाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में जयपुर में की थी। जैन शिक्षा प्रचार समिति का अध्यक्ष विष्णु दत्त को बनाया गया। जैन शिक्षा प्रचार समिति का मुख्य कार्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था। जैन शिक्षा प्रचार समिति को सन 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। जैन शिक्षा सोसाइटी को सन 1908 में जैन वर्धन पाठशाला के नाम से अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। अर्जुनलाल सेठी ने अपना अंतिम समय अजमेर में करीम खां के नाम से बिताया था। यहाँ पर मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। अर्जुनलाल सेठी ने मेरठ षड्यंत्र केस के साकेत अली तथा काकोरी ट्रेन डकैती के अशफाक उल्लाह को शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम से शांताबाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कब की थी, तो यह की थी 1935 के अंदर। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 6 अक्टूबर 1935 में अपनी पत्नी रत्नाबाई के सहयोग से अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर शांताबाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। शांताबाई जीवन कुटीर संस्था वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से राजस्थान के टोंक जिले के निवाई नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी, तो 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी जमनालाल बजाज के द्वारा। जमनालाल बजाज का परिचय। जमनालाल बजाज के उपनाम है राजस्थान का भामाशाह, गुलाम नंबर 4, गांधी जी के 5वें पुत्र। इनकी उपाधि है राय बहादुर। अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 में हुआ था, में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई, परंतु असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने यह उपाधि वापस लौटा दी थी। जमनालाल बजाज हिंदी को ईमान की भाषा कहते थे। जमनालाल बजाज के द्वारा सन 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। सन 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार के द्वारा जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण सन 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। रामप्रसाद व्यास के अनुसार जयनारायण व्यास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। इनका जन्म 18 फरवरी 1899 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1963 को हुई थी। इनके अगर उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम है लकड़ का फक्कड़, धनु का धनी, लोकनायन, शेर ए राजस्थान और मां साहब। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है पोपाबाई रिपोल, मारवाड़ अवस्था और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों। अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो जयनारायण व्यास राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया था। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री है। जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिकाएं आगीबाण जो यह पत्रिका राजस्थानी भाषा में प्रकाशित प्रथम राजनीतिक पत्रिका थी।
यह पत्रिका ब्यावर, अजमेर, राजस्थान से प्रकाशित की जाती थी। पीप पीप नाम की जो यह पत्रिका है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। इसके अलावा दो पत्रिकाएं और, एक अखंड भारत है। इस पत्रिका की शुरुआत 1936 में मुंबई से की गई थी और चौथी पत्रिका है तरुण राजस्थान। इस पत्रिका की शुरुआत 1927 में ब्यावर, अजमेर से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो सागरमल गोपा की जो हत्या हुई थी, इस हत्या की जांच के लिए जो समिति गठित की थी वह थी गोपाल स्वरूप पाठक समिति। सागरमल गोपा के द्वारा सन 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई थी। सागरमल गोपा जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासत में जाना प्रतिबंधित था। 4 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल तेल डालकर जवाहर सिंह के द्वारा सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। इस समय जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह तथा जेलर गुमान सिंह था। सागरमल गोपा की हत्या की जांच गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के द्वारा की गई। सागरमल गोपा की हत्या के कारण जनता ने आक्रोश में आकर खून के बदले खून नामक नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का जो भामाशाह कहा जाता है, यह कहा जाता है दामोदर दास राठी को। सन 1916 में दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर, अजमेर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर, अजमेर में सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना की गई। सन 1915 में सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की सहायता की, जिस कारण दामोदर दास राठी को सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। सन 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना ब्यावर, अजमेर में की गई थी। दामोदर दास राठी की कर्म भूमि ब्यावर ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? तो राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी है जिन्हें 20 वर्ष की सजा सुनाई थी? तो वह थे केसरी सिंह बारठ है। भारत के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन केसरी सिंह बारठ के लिए रास बिहारी बोस ने कहा था। केसरी सिंह बारठ को योगी अरविंद नाम रामनारायण चौधरी ने दिया था। सन 1910 में केसरी सिंह बारठ व गोपाल सिंह खरवा ने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 25 जून 1912 को सशस्त्र क्रांति के लिए धन एकत्रित करने के लिए जोधपुर के महंत प्यारेलाल, जो साधु थे, की कोटा में हत्या कर दी गई। 2 मार्च 1914 को प्यारेलाल हत्याकांड में आरोपी केसरी सिंह बारठ, हीरालाल और रामकरण को गिरफ्तार कर लिया गया तथा केसरी सिंह बारठ को बिहार की हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में ही केसरी सिंह बारठ को अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली तो केसरी सिंह बारठ ने कहा, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। केसरी सिंह ने अश्वघोष की बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया था। केसरी सिंह बारठ 1922 में सहपरिवार कोटा आ गए थे। कोटा के गुमान पास में स्थित मानक भवन में आज भी केसरी सिंह बारठ के परिजन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1907 में। गोपाल दास की कर्म भूमि चूरू रही। गोपाल दास ने पुत्री पाठशाला व कन्हैयालाल ढूंढ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला खोली थी। 20 जनवरी 1930 को गोपाल दास व चंदलमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? तो राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है यह अजमेर स्थानांतरित किया था 1920 के अंदर। विजय सिंह पथिक जिनका जन्म 27 फरवरी 1882 को गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी मृत्यु 28 मई 1954 को हुई थी। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। उपनाम राष्ट्रीय पथिक था। पुस्तक थी व्हाट आर इंडियन स्टेट। उपन्यास अजय मेरू का इनके कथन है कि गांधी जी ने कहा, और लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है। अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए
तो सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा व दामोदर दास राठी की सहायता करने हेतु रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को अजमेर भेज दिया गया, जहां पर जहां पर भेद खुल जाने के कारण विजय सिंह पथिक को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अजमेर की टोडगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया गया। विजय सिंह पथिक अजमेर की टोडगढ़ जेल से फरार होकर चित्तौड़गढ़ जिले के ओचड़ी गांव पहुंचे, जहां पर भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था तथा वहां के लोगों ने विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि दी थी। विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई। सन 1916 में विजय सिंह पथिक ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया गया था। सन 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ को सन 1920 में स्थानांतरित कर अजमेर लाया गया था। सन 1919 में विजय सिंह पथिक ने विद्या विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष हरिभाई किंकर को बनाया था। सन 1930 में विजय सिंह पथिक ने जानकी देवी नामक एक विधवा शिक्षिका के साथ विवाह किया। स्वतंत्रता के बाद विजय सिंह पथिक ने प्रथम आम चुनाव 1952 भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नामक जगह से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में विजय सिंह पथिक को हार का सामना करना पड़ा। विजय सिंह पथिक ने अजमेर में राजस्थान संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। अजमेर से ही विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। सन 1922 में इसी पत्रिका को तरुण राजस्थान के नाम से अजमेर से प्रकाशित किया गया। सन 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां पर हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, यह हुआ था अमृतसर के अंदर। 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय राजस्थान के अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ उन्हें अंग्रेजी भारत और अन्य देशों के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अधिवेशन के समाप्त होने पर गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, जमनालाल बजाज आदि ने मिलकर राजस्थान मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संघ की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य राजस्थान के देशी राज्यों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना तथा देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करना था। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन है जो नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उदयपुर में जो स्थापित देश हितैषणी सभा थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। मेवाड़ में अंग्रेजों के आ जाने के उपरांत भी मेवाड़ के महाराणा व उनके उत्तराधिकारी परंपरागत बने रहे। पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर भी उदयपुर के महाराणाओं ने अपने सामाजिक सुधार में असमर्थता व्यक्त की, परंतु महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में कुछ शैक्षणिक सुधार हुए। इसमें मेवाड़ के रूढ़िग्रस्त वातावरण में बदलाव आया और 2 जुलाई 1887 को वहां पर महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य राजपूतों में विवाह के खर्च को सीमित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल विलास, जवाहर विलास तथा गज विलास का संबंध निम्नलिखित में से किस दुर्ग से है? तो बादल विलास, जवाहर विलास और राज विलास ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर का दुर्ग जिसका उपनाम है स्वर्णगिरी, त्रिकुट दुर्ग, सोनारगढ़, सोनगढ़, इसका प्रवेश द्वार का नाम अक्षयपोल है। इस दुर्ग के निर्माण में जॉइंट मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर इसे बनाया गया है। इसमें जिनभद्र सूरी भंडार प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। सरस्वती का चित्र है। सोने व चांदी के कपड़ों वाला लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसका निर्माण राव जैसल द्वारा शुरू किया गया था। शालिवाहन द्वितीय ने इसे पूरा किया। इसमें जैसल कुआं भी स्थित है। बादल महल अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए
पत्थर की टांगे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चितेरों की ओवरी मेवाड़ में किस शासक ने स्थापित की थी? तो चितेरों की जो ओवरी है, ये मेवाड़ में जो स्थापित की थी, यह की थी जगत सिंह के द्वारा। उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय शहाबुद्दीन व मनोहर प्रमुख चित्रकार थे। साहिबुद्दीन के द्वारा शुक्र क्षेत्र में महात्म्य का चित्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणकपुर के मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो रणकपुर के मंदिर का वास्तुकार देपाक था। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले की देसूरी तहसील में स्थित है। चौमुखा जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा के शासनकाल में धनक शाह ने 1439 ईस्वी में करवाया था। भगवान आदिनाथ को समर्पित यह मंदिर 1444 खंभों पर खड़ा हुआ है। अन्य उक्त स्तंभों की विशेषता यह है कि किसी भी कोने से खड़े व्यक्ति को भगवान आदिनाथ के दर्शन हो जाते हैं, कोई भी स्तंभ आड़े नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था, यह करवाया था राव उमेद सिंह के द्वारा। राजमहल की दीवारों पर चित्रित बूंदी के चित्र शाला का राजस्थान चित्र शैली में विशिष्ट स्थान है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। हरे पृष्ठभूमि में बने नारी चित्रों का चित्रण उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूर मोहम्मद चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो नूर मोहम्मद चित्रकार का संबंध है जो यह बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत तक माना जाता है। राज सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है। बीकानेर नरेश अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। 1606 ईस्वी में चित्रकार नूर मोहम्मद बीकानेर आया। उसने राजा भोज राठौड़ का सुंदर चित्र बनाया था। मथेन कला तथा उस्ता कला का संबंध बीकानेर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला तथा इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो कमला तथा इलायची का जो संबंध है, यह संबंध है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। नाथ द्वारा शैली राज सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। इसी के समय इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली में कृष्णा की बाल लीलाओं का कपड़े पर चित्रित किया जाता है। इसे पिछवाई कहा जाता है। इस शैली में प्रमुख चित्रकारों में चतुर्भुज घासीराम, तुलसीदास, बाबा रामचंद्र और नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली यह मेवाड़ चित्रकला शैली है। मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। इस शैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। महाराजा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं है? तो आजाद मोर्चा के नेता बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और गुलाब चंद्र कासलीवाल है। दाऊदयाल आचार्य जो आजाद मोर्चा के नेता नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आजाद मोर्चा 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री ने तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से समझौता करके जयपुर राज्य के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का विचार छोड़ दिया। तब इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, रामकरण जोशी तथा हंस डी रॉय इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो किशनगढ़ शैली के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को है। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, यह एरिक डिक्सन और फयाज अली को है। यह बात सत्य है। दूसरा, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण निहाल चंद के द्वारा किया गया था। तो चांदनी रात की संगोष्ठी का जो चित्रण है, यह निहाल चंद के द्वारा नहीं बल्कि यह चित्रण है जो अमरचंद के द्वारा किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है, यह सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि बनी ठनी किशनगढ़ के शासक नागरी दास की प्रेमिका थी। तो यह बात भी है जो सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खांडलाई जो आश्रम है, इसकी स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा
की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों तथा वंचितों में शिक्षा प्रसार तथा उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए 1934 में सागवाड़ा से 10 मील की दूरी पर भीलों की पालों के मध्य खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है, यह स्थापना 1934 के अंदर की गई थी। नागरी प्रचारणी सभा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तथा जौहरी लाल इंदू ने धौलपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई थी? तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो जयनारायण व्यास के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। 1931 ईस्वी में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की मांग करना तथा राज्य के दमन का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सद्य विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सद्य विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना जो बीकानेर के अंदर हुई थी। सद्य विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना बीकानेर में राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत कथन है? सबसे पहला कि प्रजा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में कोटा के अंदर की गई थी। तो यह बात है सत्य है, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में कोटा में की गई थी। दूसरे की मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, लेकिन ये 1931 में नहीं बल्कि 1938 में की गई थी। तो 2 नंबर इसका गलत है। तीसरा अमर सेवा समिति अमर सेवा समिति की स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा चिड़ावा में की गई थी और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 के अंदर जगन्नाथ दास के द्वारा भरतपुर में की गई थी। तो यह भी इसका सत्य है। असत्य पूछा, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जोधपुर के जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। यद्यपि जयनारायण व्यास स्वयं राज्य से निर्वासित थे, इस कारण इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गटानी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है? सबसे पहला राजस्थान टाइम्स है। राजस्थान टाइम्स जो समाचार पत्र था, यह लक्ष्मण दास के द्वारा संपादित किया गया था, यह सत्य है। दूसरा राजस्थान जो ऋषि दत्त मेहता के द्वारा प्रजा सेवक जो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा संपादित किया गया। और चौथा है राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड जो कन्हैयालाल के द्वारा संपादित, तो यह जो कन्हैयालाल के द्वारा संपादित नहीं किया गया था, बल्कि यह हनुमान सिंह के द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र था। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है। राजपूताना हेराल्ड जो कन्हैयालाल के द्वारा नहीं बल्कि हनुमान सिंह के द्वारा संपादित समाचार पत्र है, जो 1885 में यह 1885 के अंदर अजमेर से प्रकाशित हुआ था। 1885 में अजमेर से हनुमान सिंह के द्वारा राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहित नामक समाचार पत्र पर किस रियासत ने पंडित राम प्रताप शर्मा के संपादन में 1890 में प्रकाशित होना शुरू किया? तो सर्वहित नामक समाचार पत्र किस रियासत से पंडित राम प्रताप शर्मा के द्वारा 1890 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बूंदी रियासत से। 3 नंबर ऑप्शन। बूंदी रियासत की तरफ से पंडित राम प्रताप शर्मा के द्वारा संपादन में 20 फरवरी 1890 से सर्वहित समाचार पत्र निकालना शुरू हुआ था। सर्वहित पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन है जो 1921 में शुरू किया गया था। एक ही या बहुमत आंदोलन, एक ही आंदोलन भीलों में एकता स्थापित करने के कारण इस अभियान को एक ही आंदोलन कहा जाता है। वहीं बहुमत आंदोलन, यह आंदोलन भील क्षेत्र बहुमत में चलाया गया था, इसलिए इसे बहुमत भील आंदोलन भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में मातरकुंडिया जो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, इस मातरकुंडिया से इस आंदोलन को शुरू किया था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी थी, जिन्हें मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इनमें से 3 मांगे वन संपदा, बेट बेगार और सूरों से संबंधित। इन 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिन्हें मोतीलाल तेजावत ने मानने से इनकार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर के द्वारा की गई थी। संघ द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया था। बाद में संघ द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान ब्यावर से नाम से संपादित किया जाने लगा। 1926 से 27 तक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद बढ़ने से राजस्थान सेवा संघ निर्जीव सा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ था? तो जोधपुर लीजन का जो गठन है यह गठन हुआ था 1835 ईस्वी के अंदर। 1818 में जोधपुर के शासक मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। संधि संधि कर ली थी। इस संधि में गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकाफ तथा मान सिंह की ओर से युवराज छत्र सिंह, बिशन राम तथा अभय राम ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय मान सिंह ने 1.08 लाख रुपए वार्षिक खिराज कंपनी को देना तय हुआ। आगे चलकर 1835 में जब जोधपुर लीजन का गठन हुआ तो खिराज की राशि जो 1,15,000 रुपए कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रथम जो अधिवेशन है यह अधिवेशन हुआ था पुष्कर के अंदर। जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन जोधपुर में होना था, लेकिन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की, जो अजमेर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ, हीरालाल जालोरी और सोमदत्त लहरी इसमें शामिल थे। वहीं मानक चंद जो इसमें शामिल नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल की 1912 को केसरी सिंह बारठ, हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमनाथ लहरी ने हत्या कर दी, जिसके कारण केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20 साल की सजा तथा हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो बीकानेर रियासत के अंदर जो बीरबल दिवस है यह 17 जुलाई 1946 ईस्वी को मनाया गया था। बीरबल चौधरी व कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर के रायसिंह नगर में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में बीरबल चौधरी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सुशीला और भगवती का जो संबंध है यह मेवाड़ प्रजामंडल से था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, उनकी पुत्री स्नेहलता, प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं था? तो इनमें से कौन है जो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? तो मदन लाल गोपाल, रामनिवास शर्मा और मकबूल आलम, ये तीनों जो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। वहीं जीवनलाल कोठरी जो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी, जो राजस्थान में गठित होने वाला अंतिम प्रजामंडल था। झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष मांगीलाल भव्य था। झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े कन्हैयालाल मित्तल, मदन गोपाल, मकबूल आलम, रतनलाल और रामनिवास शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है? तो इसमें से कौन सा है जो असुमिलित है? सारंगी, सारंगी जो तंत्र तत्व वाद्य यंत्र था, यह सत्य है। शहनाई जो सुशीर वाद्य यंत्र है, यह भी सत्य है। मजीरा, मजीरा जो अवनद वाद्य यंत्र है, तो यह अवनद वाद्य यंत्र नहीं बल्कि धन्य वाद्य यंत्र है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। और 4 नंबर है कि मृदंग जो अवनद वाद्य यंत्र है, तो मृदंग अवनद वाद्य यंत्र है।
मजीरा धन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पत्ते पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? तो फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई है, इसको कोफ्तागिरी कला कहा जाता है। थेवा कला है जो प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला में कांच पर हरे रंग के स्वर्णिम नक्काशी की जाती है। यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हस्तकला है। कुंदन कला है जो जयपुर की है। स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई को कुंदन कला कहा जाता है। कोफ्तगिरी गिरी है जो जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। फौलाद की वस्तु पर सोने के तार की जड़ाई करने को कोफ्तगिरी कहा जाता है। तहरीसा कला है जो अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई करने की कला को तहरीसा कहा गया। संगमरमर पर हस्तकला है जो मार्बल की मूर्तियां, यह जयपुर और थानागाजी अलवर का जो थानागाजी क्षेत्र है यहाँ की प्रसिद्ध है। रमकड़ा है जो डूंगरपुर के गलियाकोट का प्रसिद्ध है। इसमें सोप स्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुएं बनाई जाती है। लाख हस्तकला जो लाख की चूड़ियां, यह जयपुर और जोधपुर के, और लाख के आभूषण जो उदयपुर के प्रसिद्ध है। हाथी दांत हस्तकला हाथी दांत की जो वस्तुएं हैं यह जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली की प्रसिद्ध है। वहीं हाथी दांत व चंदन की खुदाई, घिसाई एवं पेंटिंग से जो जयपुर की प्रसिद्ध है। बंधेज टाई डाई या रंगाई जो चुंदड़ी की जो रंगाई या जो डाई है यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। वहीं कपड़े पर छोटी 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 बिंदिया धनक धनक जो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। इस पर कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदिया लहरिया जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक धारियां मोठड़े जो जोधपुर के प्रसिद्ध है। कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई धारियां जिसे मोठड़े का कहा जाता है। बेल बूंटेदार छपाई जो जयपुर के सांगानार की प्रसिद्ध है। इस छपाई में फल पत्तियां पशु पक्षियों की प्रिंट की जाती है जो जयपुर के बगरू की प्रसिद्ध है। लाडनू प्रिंट है जो नागौर के लाडनू की प्रसिद्ध है। गोल्डन प्रिंट है जो कुचामन के नागौर के कुचामन का क्षेत्र है जो कुचामन अब जिला बना दिया, कुचामन की प्रसिद्ध है। वहीं पोमचा जो जयपुर का प्रसिद्ध है, यह पीले रंग की ओढ़नी होती है। जाजम प्रिंट है जो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो बाड़मेर के बालोतरा का प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंग की ओढ़नी को अजरक प्रिंट कहा जाता है जो यह बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट जो बालोतरा का प्रसिद्ध है। काला व कथई रंग का लालिमा लिए हुए होता है यह मलिर प्रिंट। काशीदार का कसीदाकारी गोटे का कार्य जो जयपुर और खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार लपा लपी किरण गोखरू बांकली बिजिया मुकेश और नक्शी। जरदोजी जो जयपुर के प्रसिद्ध है। यह कपड़े पर स्वर्णिम धागे से कढ़ाई की जाती है। पोट्री या चीनी मिट्टी के बर्तन की बात की जाए तो ब्लू पोट्री जो जयपुर के प्रसिद्ध है। इसका आगमन पर्शिया ईरान से हुआ था। स्वाई राम सिंह प्रथम के काल में इस ब्लू पोट्री का आगमन हुआ। इसके कलाकार श्री कृपाल सिंह शेखावत है। ब्लैक पोट्री जो कोटा की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री जो अलवर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर बुनाई ऊनी कम्बल है जो जयपुर, जोधपुर और अजमेर के प्रसिद्ध है। वहीं ईरानी व भारतीय पद्धति के कालीन है जो जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। वीना व वीना व फारसी गलीचे जो बीकानेर के प्रसिद्ध है। नमदे जो टोंक और बीकानेर के प्रसिद्ध है। लोई है जो बीकानेर के नापासर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया जो कोटा के कैथून क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मसूरिया जो कैथून कोटा और मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। खेसले जो लेटा जालोर का और मेड़ता नागौर का प्रसिद्ध है। दरिया जो जयपुर, अजमेर और लवणा जो दौसा का क्षेत्र है यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। और सालावार जोधपुर का और टांकला नागौर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला में अगर पिछवाया की बात की जाए तो पिछवाया चित्रकला जो नाथ द्वारा राजसमंद की, मथेना कला बीकानेर की, उस्ता कला में ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है जिसके कलाकार हिसामुद्दीन है। टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने होते हैं जो मोलेला राजसमंद के, बंदरावता नागौर के, मेहरौली भरतपुर के और बसवा दौसा के प्रसिद्ध है। वहीं कागजी टेराकोटा है जो अलवर के
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनलाल खेमराज तथा राजेंद्र कुमार किस कला से जुड़े हुए हैं? तो मोहनलाल खेमराज और राजेंद्र कुमार ये जो टेराकोटा कला से जुड़े कलाकार है। मोहनलाल कुमार खेमराज, राजेंद्र कुमार जो टेराकोटा के कलाकार है, वहीं हिसामुद्दीन और मोहम्मद हनीफ जो उस्ता कला के कलाकार है। कुदरत सिंह, हरि सिंह, अमन सिंह, किशन सिंह, श्याम सिंह, मुन्नालाल और दुर्गा सिंह ये मीनाकारी के कलाकार है। वहीं अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के प्रमुख जो कलाकार है ये मोहम्मद यासीन है। सांगानेरी प्रिंट के प्रमुख कलाकार मुन्नालाल गोयल है। वहीं महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी और जगदीश सोनी ये थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है। श्यामलता गहलोत जो कोतकीरी के प्रसिद्ध कलाकार है। कृपाल सिंह, त्रिलोक चंद, नाथीबाई, भगवान साय, दुर्गालाल, हनुमान साय, गिरिराज, बेरू खारवाड़ ये ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार है। वहीं उमेश चंद्र शर्मा जो बातिक कला के प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण दिवस किस रियासत में मनाया जाता है? तो कृष्ण दिवस है जो जोधपुर रियासत में मनाया जाता है। 1936 में कृष्ण दिवस जोधपुर रियासत में मनाया गया था। कृष्णा एक विधवा महिला थी जिसका अपहरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना जो है 1933 में हुई थी। मीना क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था। इस सभा में जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की गई थी। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में नीमका थाना क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन हुआ था। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की क्लास के साथ ही राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही थी वो सारी यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला से संबंधित एक मेजर क्लास करेंगे जिसके अंदर लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कल की क्लास आप सभी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।